Hi everyone, and welcome back to the official channel of Legal Edge. Now, before we start with our session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. Chal. So let's start with our monthly roundup of the month of May of our current legal affairs or current legal knowledge. Now, May के month की अगर हम बात करें तो there are multiple important topics, ठीक है, from the perspective of our paper. Now, these topics include one thing, dowry, death, and dowry related issues. इनको आप प्रॉपरली रीड करके रखना. दिस इज समथिंग इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द ट्रिशा मर्डर केस. ठीक है. अब इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने ऑलरेडी वीकली राउंडअप में और इंडिविजुअल सेशंस में डिटेल में कवर कर लिया था. सो वी आर नॉट टेकिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन आवर टुडेज सेशन. ठीक है. Other than that, there is a law which is passed by the parliament in relation to nuclear liability, which is known as Shanti Act. दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पर इन्वॉल्व है, तो इसको हम कवर करेंगे. देन वी हैव आरटीआई एक्ट, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. This primarily came into news because of the recent ruling given by the Central Information Commission in relation to BCCI. तो BCCI रिलेटेड वहां पर रूलिंग क्या थी ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे. आज के सेशन में हम आरटीआई एक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. देन वी हैव अनदर इशू ऑफ बेल अंडर यूएपीए. ठीक है. अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर बेल को लेकर मल्टीपल कोर्ट्स की या इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी बहुत डिफरेंशियल रूलिंग्स हमें देखने के लिए मिलती है. सो बेल का वहां पर कंसर्न क्या है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ सेक्शन 43D5 ऑफ यूएपीए, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में. एंड द लास्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द इशू ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस. ठीक है. तो करंट सेशन में विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज फोर टॉपिक्स. अनदर इशू ऑफ बेल, दैट इज डाउरी डेथ एंड द रिलेटेड इश्यूज, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. वो चीज आप वीकली राउंडअप और इंडिविजुअल सेशंस के थ्रू वहां पर कवर कर सकते हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज द शांति एक्ट एंड द रीसेंट व्हाट शुड आई से चैलेंज व्हिच इज गिवन टू दिस पर्टिकुलर एक्ट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. अब शांति एक्ट एग्जैक्टली है क्या, तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है, ठीक है, दैट बाय 2047 the government is planning to develop this much amount of energy. ठीक है. 100 गीगावाट आपको न्यूक्लियर एनर्जी कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस करनी होगी. बट पॉइंट ये है कि उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू डेवलप करने के पीछे एक बहुत ही बड़ा प्रोसीजरल व्हाट शुड आई से एक रोड ब्लॉक आ रहा था. क्योंकि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी डेवलप करने के लिए आपको न्यूक्लियर सेक्टर को बहुत ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा, जहां पे यू विल हैव टू ब्रिंग प्राइवेट प्लेयर्स एंड फॉरेन प्लेयर्स इन द सेक्टर एज वेल. ठीक है. प्राइवेट प्लेयर्स और फॉरेन प्लेयर्स को भी आपको सेक्टर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप अपने उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर सकते हो. बट हमारी कंट्री में जो ऑलरेडी न्यूक्लियर लाइबिलिटी से रिलेटेड एक लॉ एग्जिस्ट करता है ना 2010 का, दैट वाज द प्राइमरी रीजन कि क्यों प्राइवेट प्लेयर्स या फॉरेन प्लेयर्स हमारे न्यूक्लियर मार्केट या न्यूक्लियर सेक्टर में एंटर करना नहीं चाहते थे. अब उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, उस लॉ के अंडर जो एक बहुत अच्छी चीज है एज अ पर्सन या एज अ सिटीजन आप कंसिडर करने की कोशिश करो ना, वहां पे था क्या कि उस एक्ट में ये चीज प्रोवाइडेड है दैट the suppliers can be made liable for defective products. ठीक है. अब न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए ऑब्वियसली आप मल्टीपल प्लेयर्स से कहीं ना कुछ प्रोडक्ट मंगवाओगे, कुछ ना कुछ आप इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाओगे, कुछ ना कुछ मशीन्स मंगवाओगे, जिसके बेसिस पे आप अपना न्यूक्लियर प्लांट बनाकर चालू करना शुरू करो. ठीक है.
बट पॉइंट ये था कि मान लो अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है और उस न्यूक्लियर एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन में सब्सिक्वेंटली ये पता चलता है that the accident was primarily caused because of the defective product. So the 2010 Act provided this mechanism that the supplier of the product can't be made liable in that situation. And that was the primary reason that why the private players or the foreign players from USA and France were hesitant to enter into our nuclear energy market. ठीक है, और ये चीज इंडिया यूएस के बीच में जब न्यूक्लियर डील साइन होना शुरू हुई थी 2008 के आसपास, तब भी वहां पर ये चीज पॉइंट आउट की गई थी कि फॉरेन प्लेयर्स हमारी कंट्री के न्यूक्लियर मार्केट में एंटर करना नहीं चाहते because of this mechanism which is provided under the 2010 Act. This was first major concern that why the government of India decided to came up with the Shanti Act in this situation. ठीक है, और भी कई सारी चीजें थी। तो गवर्नमेंट ने किया क्या, गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया शांति। नाउ शांति स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India. ठीक है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका एक्रोनिम बनता है शांति एक्ट। अब शांति एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया और उसको सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज किया गया है। किन ग्राउंड्स पे शांति एक्ट को चैलेंज किया गया? शांति एक्ट को चैलेंज करने का सबसे बड़ा रीजन है द कैप ऑन लायबिलिटी। ठीक है, अब यहां पर किया क्या गया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ना उनके एनर्जी के आउटपुट के बेसिस पे सर्टेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 100 मेगावाट, देन सम कैटेगरी, देन सम कैटेगरी, ऐसे अलग अलग कैटेगरी में आपका डिवाइड कर दिया गया। एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लायबिलिटी which can be imposed upon them is of 3000 crore rupees only। कि अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट की सिचुएशन में जो भी प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है या किसी इंडिविजुअल को डैमेज हो रहा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लायबिलिटी ऑन द लार्जेस्ट रिएक्टर इज कैप्ड एट 3000 करोड़ रुपीज। इसके ऊपर जो भी डैमेज होगा उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगी। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी कॉम्पनसेशन को जब हम ऐड करते हैं ना, so the maximum compensation which is going to be awarded or the maximum damage which is going to be awarded in cases of nuclear accident is capped at 3900 crore rupees only। Now this is 1000 times actually lesser than the actual kind of damage which is caused because of the nuclear accident। आप चेरनोबिल का इंसिडेंट देखो, वहां पर 250 बिलियन से ज्यादा का डैमेज कॉज है। आप फुकुशिमा के इंसिडेंट को देखो, वहां पर 400 बिलियन से ज्यादा का लॉस हुआ, बट यहां पर आप इतना सा डैमेज। मोर ओवर यहाँ पर आपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जो डिवाइड कर दिया है, दैट इज बीइंग चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। एंड सिमिलरली हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं व्हिच इज इवॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली, व्हिच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी एंड द पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मेरे ख्याल से आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुने होंगे अब तक, है ना। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिंपली ये चीज प्रोवाइड करता है दैट इफ अ पर्सन इज एंगेज्ड इन एनी काइंड ऑफ हैजार्डस एक्टिविटी, then whatever damage is being caused because of that hazardous activity, the person is or the entity is absolutely liable to provide compensation in that situation, irrespective of the fact that they were at fault or not। आप खुद इंडिविजुअली वहां पर फॉल्ट में थे या नहीं थे, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको वहां पर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना ही होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। Then when we look at the concept of polluters pay principle, the polluters pay principle simply ये चीज कहता है that whosoever has caused the pollution of the environment, that person should take actions or that person should bear the cost to mitigate and remove the pollutants from the environment as well। बट यहां पर आपने क्या किया, आपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तो इस पॉइंट पर लाकर फ्री कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पर लाकर फ्री कर दिया। बट ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा दे रही है भाई, वो टैक्स के पैसे में से ही तो वहां पर कॉम्पनसेशन पे करेगी।
तो आप पोल्यूटर के ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाकर आप कॉमन मैन के ऊपर उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आ रहे हो. Another ground on which Shanti Act is being challenged is this is given a blanket exemption from the Right to Information Act. 2010 का जो हमारा न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ था उसके अंडर तो आप आरटीआई से एग्जेम्पशन नहीं दिया गया था न्यूक्लियर सेक्टर को भी, बट यहाँ पर ब्लैंकेट एग्जेम्पशन इज बीइंग गिवन, ठीक है, to the nuclear sector from the operation of the RTI Act. Now, right to information is considered as part of Article 19(1)(a) of the Constitution of India as well. है ना? Right to information Article 19(1)(a) का भी पार्ट माना गया. So, आप फंडामेंटल राइट्स को क्या पॉलिसी के बेसिस पर आप इस तरीके से कैप कर सकते हो? So, these are the primary challenges जिनके बेसिस पर शांति एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इज बीइंग चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. एंड लेट्स से सुप्रीम कोर्ट फिर आगे इसको लेकर कहता क्या, ठीक है. So the point is that to reach the target of 100 gigawatt of nuclear capacity by 2047, the central government determined that private and foreign participations are unavoidable. And the statement and objects of reasons for the Shanti Act frames a pragmatic civil liability framework as the necessary price of entry of this capital. क्यों कैपिटल एंटर करने को तैयार नहीं कर रहा था? उसका प्राइमरी रीजन था that during the Indo-US civil nuclear deal negotiation, American and French reactor companies identified Section 17B of the 2010 Act as a deal breaker. This clause gave the operators a statutory right to recover compensation from the suppliers if the accidents were caused by defective equipment. वही चीज कि अगर डिफेक्टिव इक्विपमेंट की वजह से किसी भी तरीके का एक्सीडेंट कॉज होता है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, then the operators of the nuclear power plant were having a statutory right to recover the cost from the manufacturers or the providers or the suppliers. But that was the primary reason कि क्यों फॉरेन पार्टिसिपेशन हमारे न्यूक्लियर सेक्टर में नेग्लिजेंट चल रहा था. एंड इसी प्रोविजन को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया भाई शांति एक्ट को लाना जरूरी है ताकि हम फॉरेन पार्टिसिपेशन लेकर आ पाए, so that we can reach the nuclear capacity of 100 gigawatt by 2047. So एक कंपैरिजन करें अगर हम 2010 के एक्ट और शांति एक्ट के बीच में, so 2010 के एक्ट के हिसाब से ऑपरेटर लाइबिलिटी was flat 1500 crore cap for large reactors. Now it is fragmented by reactor size from 100 crore to 3000 crore rupees. Supplier accountability की बात करें, so there was a statutory right of recourse for defects. ठीक है, अब क्या है, अब कोई स्टैट्यूटरी राइट नहीं होगा ऑपरेटर के पास, बट हाँ ऑपरेटर और सप्लायर के बीच में अगर एक अग्रीमेंट है और उस अग्रीमेंट में ये चीज लिखी हुई है that the supplier is going to be responsible for the supply of defective equipment, तभी आप सिर्फ सप्लायर को लाइबल कर सकते हो. या प्रूफ ऑफ इंटेंट आ जाए that maliciously a defective product or defective equipment was being supplied by the supplier. Only in these two situations, the operator of the nuclear power plant will have an option of filing a case against the supplier to recover the money over there. ठीक है, so अब क्या है, now this requires explicit contractual agreement or proof of intent. ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड आरटीआई एप्लीकेबिलिटी थी 2010 के एक्ट के हिसाब से, बट नाउ कंप्लीट गवर्नमेंटल ओवरराइड पावर्स आर गिवन अंडर सेक्शन 39 ऑफ द शांति एक्ट. ठीक है, आरटीआई से भी उसको एग्जेम्प्ट कर दिया. कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें तो दिस प्रिजर्व द रिट जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 35, दैट इज द लॉ ऑफ 2010, बट नाउ द सिविल कोर्ट्स आर एक्सप्लिसिटली बार्ड टू एंटरटेन एनी मैटर. सो एक एक करके हम इसको देखते हैं कि सबसे पहली चीज क्या करी, आपने लाइबिलिटी के ऊपर एक कैप लगा दिया डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द रिएक्टर, कि रिएक्टर की साइज क्या है, उसके बेसिस पे आप डिटरमाइन करोगे कि वेदर द पर्सन इज गोइंग टू बी और वेदर द एंटिटी इज गोइंग टू बी लायबल टू व्हाट एक्सटेंट. सो अप टू 150 मेगावाट, ठीक है, maximum liability for any kind of a nuclear accident is 100 crore rupees. From 150 megawatt to 750 megawatt, maximum liability is going to be rupees 300 crores. ठीक है, and greater than 3600 megawatt, ठीक है, कि 3600 मेगावाट से ज्यादा का अगर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो मैक्सिमम लाइबिलिटी इज गोइंग टू बी 3000 crore rupees. So under section 11 and section 13 liability is capped rigidly
by these thermal power tiers regardless of actual population density or risk footprint surrounding the specific plant. न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर एक्शंस के भाई कोई लिमिट थोड़ी ना होती है। वो चीज हमें चेरनोबिल में भी देखने के लिए मिली, वो चीज हमें फुकुशिमा में भी देखने के लिए मिली, बट यहाँ पर एक लिमिट लगा दी गई इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है, कितना रिस्क वहां पर है आसपास के लोगों के लिए। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या था, सप्लायर अकाउंटेबिलिटी के बारे में। सो सप्लायर अकाउंटेबिलिटी को एक स्टैट्यूटरी राइट से शिफ्ट करके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कर दिया गया। सो 2010 के एक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम थी, जो फॉरेन प्लेयर्स को प्रॉब्लम लग रही थी, ठीक है, कि स्टैट्यूटरी राइट के फॉर्म में आपने वहां पर ऑपरेटर को ऑप्शन दिया हुआ है that they can recover the cost of the damage from the supplier. Under the Shanti Act, design defects, manufacturing failures, substandard components no longer trigger automatic supplier or statutory supplier liability. Automatically वो supplier वहां पर liable नहीं होगा। अब क्या कर दिया गया है, the liability must be explicitly written into the procurement agreement or the incident must be caused by an individual with an intention to cause nuclear damage. इन्हीं दोनों सिचुएशंस में आप सप्लायर को आप लायबल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। सो द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू द सप्लायर्स अंडर द शांति एक्ट रिजॉल्व्ड अ डेकेड लॉन्ग डिस्प्यूट एंटायरली इन फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स फेवर। जो इतने टाइम से एक डिस्प्यूट बना हुआ था, रीजन बना हुआ था बिकॉज ऑफ विच फॉरेन प्लेयर्स वर नॉट एंटरिंग इनटू द इंडियाज न्यूक्लियर मार्केट, उसको अब इस तरीके से यहाँ पर रिजॉल्व किया गया। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या कि अल्टीमेटली आपने पब्लिक के ऊपर सारी की सारी रिस्क ला दी कि आपने स्टैट्यूटरी लिमिट के हिसाब से न्यूक्लियर पावर प्लांट को या ऑपरेटर को तो यहां तक लायबल किया, बट इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे पे करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जब पैसे पे करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आ रहे हैं, अलग से थोड़ी ना आ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू इज कमिंग आउट ऑफ द टैक्सपेयर्स मनी ओनली, सो द लायबिलिटी इज इवेंचुअली इम्पोज्ड अपॉन द टैक्सपेयर्स, and this is something which is being challenged in the Supreme Court of India, that beyond the SDR ceiling there is no statutory claim against anyone. और पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट भी 3,900 करोड़ रुपीस तक ही लायबल हो पाई, उसके ऊपर तो गवर्नमेंट की भी लायबिलिटी नहीं। बट इज दिस द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज व्हिच इज कॉज्ड इन केसेस ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर्स? अगर हम देखें तो शांति में जो मैक्सिमम कंबाइंड कैप लगाई आपने वो 3,900 करोड़ रुपीस है, विच इज रफली अराउंड $470 मिलियन। 3 माइल आइलैंड का अगर आप न्यूक्लियर इंसिडेंट देखोगे तो $1 बिलियन का डैमेज था। चेरनोबिल को अगर आप देखोगे तो 235 to 700 बिलियन डॉलर्स का वहां पर डैमेज था। फुकुशिमा को अगर आप देखोगे तो 440 to 445 बिलियन डॉलर्स का डैमेज था। एंड petitioners are saying this thing only, that the amount of the permissible compensation which is being given under the Shanti Act is roughly 1,000 times lower than the financial reality of the major nuclear incidents. कि जो एक्चुअली न्यूक्लियर इंसिडेंट्स में जिस एक्सटेंट का डैमेज होता है उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आप पेनीज बांट रहे हो लोगों को। उसमें भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी डैमेज के लिए आपको 10 साल तक का टाइम दिया गया है कि 10 साल तक आप रिकवरी कर सकते हो, एंड सेक्शन 67 एक्सटिंग्विशेस प्रॉपर्टी डैमेज क्लेम्स बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 10 years. But is the property damage the only kind of damage which is caused in cases of nuclear accidents? Perhaps the answer is no. भाई बायोलॉजिकल डैमेज भी तो बहुत सारे लोगों को होते हैं ना, जो लेटर ऑन उनकी लाइफ में उनको अपीयर होना शुरू होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने के लिए मिलते हैं, वहां पर कोई कॉम्पनसेशन का आपका मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। सो दिस लीगल विंडो परमानेंटली क्लोजेस बिफोर लेटेंट बायोलॉजिकल डैमेज मे इवन बी डायग्नोसेबल। जब तक आप डायग्नोज करने की पोजीशन में पहुंच पाओगे, जब तक आपको पता चलेगा कि भाई किस तरीके की रेडिएशन रिलेटेड आपको इश्यूज हो रहे हैं, जेनेटिक डैमेज हो रहा है, ऑफस्प्रिंग में डैमेजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, तब तक तो लीगल टाइमलाइन ही खत्म हो जाएगी आपकी रिकवरी करने की। दिस इज अनदर प्रॉब्लम विद दिस शांति एक्ट। चैलेंज क्यों किया जा रहा है? ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो आपने सीलिंग लिमिट लगा दी है और आपने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दैट इज समथिंग इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंफॉर्मेशन सीक्रेसी का जो क्लॉज है सेक्शन 39 ऑफ द शांति एक्ट, है ना, कि आरटीआई से आपने उसको बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट कर दिया है, दैट इज समथिंग व्हिच इज बीइंग कंसीडर्ड एज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच टॉक्स अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन। एंड टैक्स पेयर के ऊपर जो आप एब्जॉर्प्शन की या एक्सेस कॉस्ट लेकर आ रहे हो, दिस इज समथिंग व्हिच इज बीइंग कंसीडर्ड एज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, व्हिच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल।
क्योंकि सिंपल सा हिसाब है, सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल केसेस में ये चीज क्लियर करी, ठीक है। जैसे आप ओलियम गैस लीक का केस देखो या आप एनवायरो लीगल एक्शन का केस देखो। ओलियम गैस लीक, श्रीराम फूड फर्टिलाइजर्स केस, या जिसको एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था विद द कांसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी दैट इफ अ पर्सन इज engaged into any kind of ultra hazardous activity, then whatever kind of damage which is being caused over there, the entity who is engaged in the ultra hazardous activity is going to be absolutely liable to pay compensation over there. बट यहां पर आपने क्या किया, आपने सीलिंग लिमिट लगाकर बाकी का कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने के लिए आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी इंपोज कर दी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों पैसे पे करे जबकि वो टैक्स पेयर का पैसा। एनवायरो लीगल एक्शन के केस में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल को इवॉल्व किया, जहां पर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया दैट द कॉस्ट ऑफ हार्म मस्ट रेस्ट विद द पर्सन हु कॉज्ड द पोल्यूशन। अब अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से कुछ डैमेज होता है, किसी भी तरीके का इंसिडेंट होता है, वहां पर आप अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर वो लायबिलिटी लेकर आ रहे हो, ठीक है। मोर ओवर द शांति एक्ट कैप्स द ऑपरेटर लायबिलिटी which goes against the principle of absolute liability. It's the statute exempts the supplier and the statute shifts the residual catastrophic financial burden on the general public. So the point is that can the parliament use a statute to reduce what the Supreme Court has already declared a non-negotiable constitutional obligation? क्या पार्लियामेंट इस तरीके से स्टैट्यूट के थ्रू एक ऐसी चीज जिसको जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल टाइम्स पे ले डाउन किया है, क्या उसको आप डाइल्यूट कर सकते हो? सो जो डिलेमा है यहां पर, अब पॉइंट यही है दैट स्टेट की पोजीशन ये है दैट द कोर्ट शुड नॉट सेकंड गेस द सब्जेक्टिव पॉलिसी डिसीजन ऑफ द स्टेट टू कैप प्राइवेट लायबिलिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। कि पॉलिसी मैटर है, किसको कितना कॉम्पनसेशन देना है, किसकी किस तरीके की लायबिलिटी होगी, दिस इज द पॉलिसी मैटर एंड देयरफॉर द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर विद इट। दैट इज द स्टेट्स पर्सपेक्टिव। Constitutionally, अगर आप देखो, so if the Supreme Court overrides the caps and awards highest compensation, the Shanti Act provides no absolute mechanism for payment. पॉइंट ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको ओवरराइड भी कर दे, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से अगर कॉम्पनसेशन वहां पे भी अवार्ड करे, तो कॉम्पनसेशन दिया कैसे जाएगा, इसको लेकर स्टैट्यूट साइलेंट है। सो अब कोर्ट के लिए प्राइमरी क्वेश्चन यही है दैट इवन इफ स्टैट्यूटरी कैप्स एग्जिस्ट, can those limits legally restrict a constitutional court's independent power to fix and award compensation? But considering जो पुराने इंसिडेंट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, चाहे आप भोपाल गैस ट्रेजेडी का इंसिडेंट देखो या बाकी इंसिडेंट्स भी देखो ना, कोर्ट्स ने हमेशा डिपेंडिंग अपॉन द केस अपनी अपनी प्लेनरी पावर्स को यूटिलाइज करके कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया। बट करेंटली दिस पर्टिकुलर लॉ इज बीइंग चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 because of the ceiling limits, Article 19(1)(a) because of the blanket exemption from the RTI Act, and Article 21 because of the involvement of the concept of absolute liability and polluters pay principle. ठीक है? So I hope this topic is clear. All right. Now the next topic which we have is related to the issue of medical negligence, and the primary question in this case was that if the doctor against whom the case of medical negligence is filed dies, then who is going to be held responsible? ठीक है, कि एक डॉक्टर उसके अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट आपने मेडिकल नेग्लिजेंस का केस फाइल किया है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो इसके बाद फिर आप लाइबल करोगी किसको? ठीक है, देखो नेग्लिजेंस की अगर हम बात करें ना, तो नेग्लिजेंस इज डिफाइंड एज द ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर। नेग्लिजेंस इज डिफाइंड एज the breach of duty of care that results into an injury to the plaintiff. एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ केयर होता है जो आपको अपनी हर एक्टिविटी के अंदर फॉलो करना होता है।
When you commit a breach of that duty of care which results into an injury to the plaintiff, then you are held responsible for negligence. Medical negligence में भी same चीज है. Medical professionals को भी whenever they are treating a patient or diagnosing a patient or committing an operation, whatever they are doing, ठीक है, when they are dealing with the patient, so they are supposed to follow a basic standard of care over it. And whenever the doctor commits any kind of a breach of duty of that care, which results into an injury to the patient, then they are liable for medical negligence. ठीक है. अब इंजरी किस तरीके की हो सकती है? इंजरी मॉनिटरी हो सकती है, इंजरी पर्सनल इंजरी भी हो सकती है. ठीक है. पर्सनल इंजरी मतलब भाई पेन, any kind of a mental agony, and so on and so forth. Now, the general rule of law is that the doctor who was medically negligent will be held liable for monetary and pecuniary or personal injury as well. ठीक है. किसी भी डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से अगर किसी पेशेंट को चाहे मॉनेटरी इंजरी हो या पर्सनल इंजरी हो, मान लो डॉक्टर नेग्लिजेंट था जिसके बाद उन्हें दोबारा एक मेडिकल प्रोसीजर करवाना पड़ा जिसके लिए उनके कुछ पैसे खर्च हुए, सो दैट अमाउंट्स टू मॉनेटरी इंजरी. पर्सनल इंजरी मतलब जो भी पेन हो रहा है, जो भी मेंटल एगनी हो रही है बिकॉज ऑफ द बॉस्ट ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, दैट कम्स अंडर पर्सनल इंजरी. सो द डॉक्टर इज गोइंग टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. बट जिस डॉक्टर के अगेंस्ट आपने मेडिकल नेग्लिजेंस का केस फाइल किया है, अगर फाइनल वर्डिक्ट आने से पहले उसकी डेथ हो जाए, फिर आपके केस का क्या होगा? Will the cause of action abate or will it continue against the legal heirs of the doctor? This was the primary question in front of the Supreme Court of India recently. ठीक है, कि क्या वो केस खत्म हो जाएगा? क्योंकि रूल ऑफ लॉ में ये भी एक चीज आ जाती है that the cause of action for personal injury dies with the person. जिस पर्सन की डेथ हो गई उसके अगेंस्ट आपके जो भी पर्सनल इंजरी के कॉज ऑफ एक्शंस थे वो भी खत्म हो जाएंगे उसकी डेथ के साथ. बट व्हाट अबाउट द मॉनेटरी इश्यूज? सो द सुप्रीम कोर्ट मेड इट क्लियर इन द रीसेंट केस दैट द क्लेम्स ऑफ पर्सनल इंजरी विल अबेट विद द डेथ ऑफ द डॉक्टर. डॉक्टर की डेथ के बाद आप उसके लिए लीगल एज से पेन और मेंटल एगनी के लिए तो कोई कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हो, बट जो भी आपका मॉनेटरी क्लेम है, the monetary claim will continue against the legal heir. ठीक है, against the legal heir as in कि legal heirs ने जो भी estate, ठीक है, inherit किया है from the doctor, जो भी property inherit की गई है from the doctor, ठीक है, उसके against monetary claim फिर भी continue किया जा सकता है. तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की अगर डेथ हो गई तो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस भी खत्म हो जाएगा. Monetary claims will continue against the estate which is inherited by the legal heirs. This was something which was clarified by the Supreme Court of India recently. ठीक है. So concern क्या था? What dies with the doctor? कि डॉक्टर की अगर डेथ हो गई तो उसके बाद क्या क्या चीजें खत्म हो जाएगी? So personal claims, that is for pain, suffering, loss of reputation, abate upon the death. And what survives the doctor? कि डॉक्टर की डेथ के बाद भी क्या क्या सर्वाइव करेगा? So pecuniary claims, that is financial loss, treatment expenses, these will survive against the inherited estate. जो भी डॉक्टर्स के बच्चों ने, ठीक है, जो प्रॉपर्टी इनहेरिट की है अपने फादर से, उसके अगेंस्ट आपके पिक्यूनियरी क्लेम्स फिर भी चलते रहेंगे. सो ऑन May 4, जस्टिसेस J.K. Maheshwari and Atul S. Chandurkar clarified that legal heirs can be impleaded to face financial claims against the deceased doctor's estate. अब इस केस में हुआ क्या था? So 1990 से 1994 के बीच की बात है जब एक सर्जरी कंडक्ट होती है. So Suresh Chandra Roy's wife undergoes eye surgery by Dr. P.B. Lal in Munger, Bihar. Pain recurs, leading to compromised vision in both eyes. फिर 2003 में the District Consumer Forum holds Dr. Lal liable for negligence and awards 2.6 lakh rupees as compensation. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने वहां पर डॉक्टर लाल को लाइबल किया कंज्यूमर मतलब फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड 2.6 लाख का कॉम्पनसेशन वहां पर अवार्ड किया. बट 2003 के बाद यहाँ पर एक रिवर्सल आता है wherein the Bihar State Commission reverses the order attributing vision loss to glaucoma and not proven negligence. उन्होंने कहा कि नेग्लिजेंस की वजह से मेडिकल लॉस ऑफ विजन नहीं हुआ है, किसी और वजह से. एंड ऑब्वियसली बात है कि अगर डैमेज के बीच में कोई एक इंटरवीनिंग कॉज आ जाए देन यू कैन नॉट मेक द पर्सन लायबल फॉर नेग्लिजेंस. एंड उसी बेसिस पे बिहार स्टेट कमीशन ने वहां पर डॉक्टर लाल के ऊपर से लायबिलिटी को हटा दिया. 2009 के टाइम पे ड्यूरिंग द अपील एट द एनसीडीआरसी,
National Consumer Dispute Redressal Commission. Dr. Lal dies and his wife and son are brought on record as legal aids, claiming the case must end with his death. जब 2009 में अपील फाइल हुई एनसीडीआरसी में, ठीक है, तब डॉक्टर लाल की डेथ हो जाती है। एंड डॉक्टर लाल की डेथ के बाद जब उनके बच्चों को और उनकी वाइफ को लीगल एयर की तरह रिकॉर्ड पर लेकर आया जाता है केस में, वो क्लेम करते हैं दैट द केस मस्ट डाई विद द डेथ ऑफ द डॉक्टर एज वेल। अब कोर लीगल डिलेमा यहां पर क्या है कि कंज्यूमर्स राइट टू रिड्रेसल and the commission the common law doctrine of death. So under Consumer Protection Act, the family seeks compensation, ठीक है, of 4.5 lakh rupees for expenses, loss of vision and agony. Common law की doctrine of death क्या कहती है? The deceased heirs argue that medical negligence is a personal cause of action that intrinsically ends with the accused individual dies. कि जब accused individual की डेथ हो गई, जब डिफेंडेंट की डेथ हो गई, तो आप पर्सनल कॉज ऑफ एक्शन केस वहां पर कंटिन्यू कर ही नहीं सकते लीगल एड्स के सामने। नाउ द क्वेश्चन फॉर द apex court was that when the defendant dies during a pending appeal, does the claim die with them as well? कि क्या क्लेम भी उनके साथ वहां पर खत्म हो जाएगा? दिस वाज द प्राइमरी क्वेश्चन, ठीक है। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एक मैक्सिम होता है दैट इज एक्शियो पर्सनालिस मॉरिटम कम पर्सोना, दैट इज द पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सनल। And traditionally, all claims relating to personal injury ended at the grave. कि जब पर्सन की डेथ हो गई तो जो भी पर्सनल कॉज ऑफ एक्शन था आपके पास उसके अगेंस्ट, वो भी वहां पर खत्म हो जाएगा। एंड ट्रेडिशनली यही होता था कि विद द डेथ ऑफ द डिफेंडेंट द पर्सनल कॉज ऑफ एक्शन आल्सो डाइज, ठीक है। एंड यही चीज एनसीडीआरसी ने एक बार ऑलरेडी एक केस में होल्ड डाउन करके रखा हुआ था, विच वाज बलबीर सिंह मकौल वर्सेस चेयरमैन सर गंगाराम हॉस्पिटल। And the 5-judge NCDRC bench previously ruled that medical negligence is entirely personal to the doctor and never survives against the legal representatives. ठीक है, कि मेडिकल नेग्लिजेंस के जो आपके केसेस होते हैं ना, ये पर्सनल होते हैं अगेंस्ट द डॉक्टर एंड वो डॉक्टर की डेथ के बाद सर्वाइव नहीं करेंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दो चीजों को अलग अलग किया। उन्होंने कहा पर्सनल कॉज ऑफ एक्शन या पर्सनल इंजरी और प्रोप्राइटरी या पिक्यूनरी इंटरेस्ट दो अलग अलग चीजें। तो जो पर्सनल इंजरी है विच इज लाइक अ लॉस ऑफ रेपुटेशन, विच इज कॉम्पनसेशन बीइंग क्लेम्ड फॉर पेन और फॉर एगनी, वो तो खत्म हो जाएंगे विद द डेथ ऑफ द डॉक्टर। बट जो प्रोप्राइटरी या पिक्यूनरी क्लेम्स हैं दे विल सर्वाइव। So the court made it clear or divided the claims into two categories, personal and pecuniary claims. पर्सनल क्लेम्स में नेचर ऑफ राइट क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ वेलबींग, वहां पर एलिमेंट्स ऑफ वेल्थ। कैरेक्टर क्या है? दीज आर अटैच्ड स्ट्रिक्टली टू द इंडिविजुअल स्टेटस एंड दीज आर अटैच्ड टू द एस्टेट व्हिच मींस प्रॉपर्टी। एग्जांपल्स जैसे पेन, सफरिंग, लॉस ऑफ रेपुटेशन। एग्जांपल ऑफ पेक्यूनियरी क्लेम्स कैन बी ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल लॉसेस। ट्रांसफरेबिलिटी क्या है? सो दीज आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर, बट प्रोप्राइटरी क्लेम्स आर ट्रांसफरेबल इन नेचर। लीगल फेट क्या होता है इनके पर्सनल क्लेम्स का? दैट दीज अबेट अपॉन द डेथ, दैट दीज विल कम टू एन एंड अपॉन द डेथ ऑफ द डिफेंडेंट, बट दीज विल सर्वाइव अगेंस्ट द लीगल heirs. So the scope of exception cannot be allowed to chew the enabling provision. Exemptions have to be strictly interpreted. That's what the Supreme Court stated. So the Supreme Court made it clear in this particular situation कि भाई डॉक्टर के अगेंस्ट जो आपके पर्सनल इंजरीज की क्लेम है, जैसे लॉस ऑफ रेपुटेशन है, पेन है, एग्नी, वो तो उसकी डेथ के साथ खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बट जो पिक्यूनरी क्लेम्स है आपके, मॉनिटरी क्लेम्स है, दे विल सर्वाइव अगेंस्ट द एस्टेट व्हिच इज इनहेरिटेड बाय द लीगल हेयर्स ओवर दैट। तो वो जितना भी अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन वहां पर डॉक्टर लाल की फैमिली के अगेंस्ट क्लेम किया गया था, उसमें से जो भी पैसा क्लेम किया जा रहा था फॉर मेंटल एगनी और पेन, वो उनको नहीं मिलेगा। बट जो ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस के नाम पर क्लेम किया जा रहा था, दैट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द स्टेट व्हिच वाज इनहेरिटेड बाय द लीगल हेयर्स ऑफ डॉक्टर लाल, ठीक है। सो मेडिकल नेग्लिजेंस की क्लेम डॉक्टर की डेथ के साथ खत्म नहीं हो जाएंगे, दे विल सर्वाइव एंड दे विल सर्वाइव फ्रॉम द एस्टेट ऑफ द डॉक्टर, ठीक है। चल, ऑल राइट, या चलिए, so let's move to the third topic, and the third topic is related to the stringent conditions of bail under UAPA and the right of constitutional liberty, ठीक है। देखो, आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें, so आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट हैज टाइम एंड अगेन रिकॉग्नाइज्ड दैट स्पीडी ट्रायल
स्पीडी ट्रायल इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, राइट टू स्पीडी ट्रायल इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड देयरफॉर prolonged incarceration of an accused will be considered as violative of Article 21 of the Constitution. कि अगर ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है, जो मेजॉरिटी ऑफ द यूएपीए केसेस में हमें देखने के लिए मिलता भी है ना. जैसे आप अभी उमर खालिद और शर्जील इमाम वाले मैटर को भी देखोगे तो 2020 का राइट था, 6 साल हो चुके हैं, बट ट्रायल किसी भी तरीके से एज स्टार्ट हुआ नहीं है अभी. And therefore, the court had recognized that prolonged incarceration is also violative of Article 21 of the Constitution. कि आप किसी भी पर्सन को एज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कब तक बंद करके रख सकते हो. And therefore, you should release such a person on bail as well. ठीक है कि भाई अगर आपका ट्रायल स्टार्ट नहीं हो पा रहा है और एक एक्सटेंड से ज्यादा का अगर इनकारसरेशन अभी तक हो चुका है, डिटेंशन में ये पर्सन, तो फिर आप उसको बेल पे रिलीज करो. बट देन कम्स योर यूएपीए. यूएपीए का जो सेक्शन 43D(5) है, it creates a stringent condition for bail under the matters of UAPA. It clearly says that upon the perusal of the matter, if the court comes to the conclusion that perhaps the accused has prima facie committed the offence, prima facie अगर कोर्ट को लगता है केस डायरी को देखकर या पुलिस रिपोर्ट को देख करके कि अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है, तो आप उसको बेल पे रिलीज नहीं करोगे, बट ट्रायल भी स्टार्ट नहीं कर रहे. तो कब तक आप ऐसी सिचुएशन में किसी पर्सन को जेल के अंदर बंद करके रख सकते हो, wherein right to speedy trial is recognized as a part of Article 21 of the Constitution. एंड यहीं पर फिर सुप्रीम कोर्ट की हमारे पास दो अलग अलग रूलिंग है. एक रूलिंग है विच इज गिवन बाय द डिवीजन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. वो कहती है कि नहीं भाई, अगर प्राइमा फेसी आपको दिख रहा है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो आप बेल पे रिलीज मत करो. दूसरी के नजीब वाली रूलिंग हमें देखने के लिए मिलती है विच इज अ फुल बेंच जजमेंट, जहां पर 3 जजेस के बेंच का जजमेंट था, जहां पर उन्होंने कहा कि यार प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन के टाइम पे तो आपको उसको बेल पे रिलीज कर ही देना चाहिए, व्हेन द ट्रायल इज नॉट इवन इन साइट. कि ट्रायल कब होगा, कब शुरू होगा, ये चीज अगर सामने दिख ही नहीं रही है, तो फिर आप उसको बेल पे रिलीज करो. वो 3 जज बेंच की रूलिंग है. बट उसके बाद भी कई डिवीजन बेंच ने वहां पर प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन के बाद भी बेल पे रिलीज ही नहीं किया. एंड देयरफॉर रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड that when there is such kind of a division with respect to the application of K. Najib ruling by the other benches of the Supreme Court of India, K. Najib की रूलिंग की 3 जज बेंच ने ये कहा कि भाई प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन के टाइम पे आप उस पर्सन को बेल पे रिलीज कर दो. अगर इस रूलिंग को सारी बेंचेस अप्लाई नहीं कर पा रही, सो इट्स बेटर दैट अ फ्रेश एप्लीकेशन शुड बी मूव्ड टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि भाई आप इसके लिए एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करो ताकि कुछ क्लैरिटी इस इशू पर आ पाए. वरना कुछ बेंचेस बेल दे रही हैं, कुछ बेंचेस बेल नहीं दे रही हैं. प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन की लिमिट क्या होगी कि भाई 4 साल, 5 साल, 6 साल, 1 साल, कितने टाइम के बाद आप मानोगे कि राइट टू स्पीडी ट्रायल इज बीइंग वायलेटेड ओवर देयर. एंड देयरफॉर टू गेट द क्लैरिटी ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, इट इज बेटर दैट अ फ्रेश application should be moved to the court of the Chief Justice of India, that a larger bench should be constituted to resolve this particular issue. And this is the tug of war between the constitutional liberty and stringent provisions of laws like UAPA. ठीक है, so UAPA का section 43D(5) क्या करता है? It restricts the grant of bail in certain cases, but then it enters into a tug of war with Article 21 of the Constitution, which provides a constitutional safeguard, ठीक है, for protecting life and personal liberty of the individual. अब सेक्शन 43D(5) कहता क्या है, पहले इसको अपन देख लेते. So according to section 43D(5) of UAPA, it says that notwithstanding anything contained in the code, no person accused of an offence punishable under chapter 4 and 6. Chapter 4 and 6 primarily deal with terrorist activity. ठीक है. So it says that no person accused of an offence punishable under chapter 4 and 6 of this act shall, if in custody, be released on bail or on his own bond unless the public prosecutor has been given an opportunity of being heard on the application for such release. तो पहली कंडीशन क्या है कि किसी भी पर्सन को जिसको आपने कस्टडी में रखा हुआ and who is accused of an offence punishable under chapter 4 and 6 of the act, ठीक है, 4 and 6 टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड,
आप उस पर्सन को बेल पे रिलीज नहीं करोगे जब तक आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक अपॉर्चुनिटी ना दे, ठीक है, उस मैटर को या उस एप्लीकेशन को सुनने की। प्रोवाइडेड दैट, दिस इज इंपॉर्टेंट, provided that such accused person shall not be released on bail or on its own bond if the court, on perusal of the case diary or the report made under section 173 of the court, is of the opinion that there are reasonable grounds for believing that the accusation against such person is prima facie true. तो कोर्ट को अगर परयूजल ऑफ द केस डायरी, परयूजल मतलब किसी चीज को रीड करना, किसी चीज को देखना, तो केस डायरी को देखकर या पुलिस रिपोर्ट को देखकर कोर्ट को अगर ये लगता है that the accusation against the person are prima facie true, तब फिर आप उसको बेल पे रिलीज ही नहीं करोगे। एंड दिस क्रिएट्स अ स्ट्रिंजेंट कंडीशन कि क्यों यूएपीए के केसेस में लोगों को बेल नहीं मिलती। बट द पॉइंट इज व्हेन देयर इज अ डिलेड ट्रायल विद नो एंड इन साइट एंड देयर इज प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, तो कब तक आप उस पर्सन को जेल में रख सकते हो? व्हेन आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी इशू विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। अब यहाँ पर दो अलग अलग रूलिंग्स है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, जैसे 2019 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई इन द केस ऑफ एनआईए वर्सेस जहूर अहमद शाह वटाली, ठीक है, दो जज बेंच का मतलब डिवीजन बेंच का ये जजमेंट था, एंड यहाँ पर द कोर्ट्स मस्ट एक्सेप्ट द स्टेट्स केस विदाउट एग्जामिनिंग मेरिट्स, ठीक है, एंड स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ यूएपीए कर्व्स, कि स्टेट का जो केस है उसकी मेरिट्स को एग्जामिन किए बिना स्टेट जो कह रहा है उसको आप एक्सेप्ट करो और यूएपीए की कंडीशन को आप स्ट्रिक्टली अप्लाई करो। तो 43D5 अगर प्राइमा फेसी ये कहता है कि लग रहा है कि एक्यूजेशन करेक्ट है, तो आप बेल पे रिलीज नहीं करोगे, मतलब नहीं करोगे। दिस वाज जहूर शाह वटाली जजमेंट। Then came the case of K. Najib in the year 2021, which was given by a three-judge bench, full bench of the Supreme Court का judgment था, which was led by Justice CJI or Chief Justice of India N.V. Ramanna. ठीक है, herein they stated that continued incarceration cannot go unabated by a mere discharge of prima facie standard. कि prima facie standard अगर आपने वही चीज कि prima facie accusation अगर सही लग रहा है, कोर्ट ने कहा कंटिन्यूड इनकार्सरेशन prima facie standard के बेसिस पे जस्टिफाइड नहीं हो सकता है, and under trial suffering from long incarceration with no end in sight must be enlarged on bail. कि अगर ट्रायल स्टार्ट होने की कोई कंडीशन आपको दिख ही नहीं रही है तो फिर इस सिचुएशन में आप उस पर्सन को रिलीज करो बेल पे। एंड ऑब्वियसली बात है कि 3-जज बेंच एक बाइंडिंग अथॉरिटी होगा ओवर द टू जज बेंच, ठीक है, एंड देयरफॉर स्ट्रक्चरली एंड प्रोसीजरली के नजीब प्रिवेल्स ओवर वटाली. It is a later judgment delivered by a larger bench establishing a definitive good law to be followed. But still हमें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जजमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे गुरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2-जज बेंच का 2024 का जजमेंट था, इन्होंने बेल डिनाई कर दी। क्यों डिनाई करी? दे कॉशन्ड अगेंस्ट द मैकेनिकल इन्वोकेशन ऑफ डिले एंड हेल्ड दैट bail should only be considered if it also satisfied the strict test under section 43D5. prolonged incarceration को उन्होंने अप्लाई नहीं किया। उन्होंने कहा मैकेनिकल इन्वोकेशन ऑफ डिले अलाउ नहीं होना चाहिए कि हर केस में आप आकर बोल दो कि डिले हो रहा है ट्रायल में, डिले हो रहा है ट्रायल में, तो आप बेल पे रिलीज कर दो। दिस इज नॉट जस्टिफाइड and they stated that bail will only be given to the person when the strict tests or the stringent test of section 43D5 are satisfied. तब तक आप बेल नहीं दोगे। फिर नॉर्थ ईस्ट के दिल्ली राइट्स केस की अगर हम बात करें तो 2-जज बेंच का जजमेंट जैन 2026 का, इन्होंने भी बेल डिनाई करी एंड दे sidestepped Najib declaring that accused had not crossed the constitutional threshold of delay to seek bail. अब कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रेशोल्ड क्या है, दैट इज अ सब्जेक्टिव थिंग, क्लैरिटी नहीं है उस चीज को लेकर, बट बेल यहां पर भी डिनाई कर दी एंड यही प्राइमरी कंसर्न बता जिसकी वजह से रिसेंटली जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड उज्जवल भुवन, ठीक है, एक टेरर केस में एक कश्मीरी मैन को बेल देते वक्त उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की that if the smaller benches are unable to agree with the ratio laid down by larger bench in this situation was K Najib case, ठीक है, कि अगर स्मॉलर बेंच लार्जर बेंच के रेशियो के साथ अग्री नहीं कर पा रही then the proper and the only course of action open is to make a reference to the honorable chief justice of India, कि एक लार्जर बेंच बनाई जाए ताकि उस मैटर को देखा जा सके, ठीक है, बट अभी तक लार्जर बेंच के पास ये मैटर गया नहीं। बट दिस इज वन सच सिचुएशन जहां पर आपके स्ट्रिंजेंट टेस्ट स्पेशल लॉज के
कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पर्सन के साथ किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होते हैं. And K Najib being a higher bench, it should be unequivocally followed by the smaller benches. Follow होनी चाहिए. But again, prolonged incarceration क्या है, उस चीज की लिमिट नहीं है. उसी बेसिस पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स केस की सिचुएशन में बेल देने से मना कर दिया कोर्ट ने. ठीक है, स्टेट ऑफ पंजाब के केस में वही चीज हमें देखने के लिए मिली. एंड देयरफॉर अगर क्लैरिटी चाहिए तो इट इज बेटर कि आप भाई एक रेफरेंस करो. ठीक है, a reference should be made to the Chief Justice of India to get a clarity on the issue. ठीक, but this is how the stringent conditions of bail under section 43D(5) of UAPA are related to or intertwined with your Article 21 of the Constitution of India. ठीक है, चल. Now the last topic of the day is Right to Information Act, wherein recently the Central Information Commission ruled that BCCI is not a public authority and therefore they cannot be subjected to seek information under the Right to Information Act of 2005. अब BCCI क्यों वहां पर उन्होंने पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना, ये सारी चीजें हम लास्ट वाले सेशन में डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई परवेसिव कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड नहीं है. इट इज नॉट अ बॉडी विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय स्टैट्यूट और द कॉन्स्टिट्यूशन. इस वजह से बीसीसीआई को स्टेट मानने से मना किया गया, पब्लिक अथॉरिटी मानने से मना किया. और पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन भी सीख नहीं कर सकते. बट आरटीआई एक्ट है क्या? आरटीआई एक्ट में आप किस तरीके के इंफॉर्मेशन को सीख कर सकते हो? व्हेन इट इज स्टेटेड दैट यू हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन, तो राइट टू इंफॉर्मेशन में आप कैसे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो, किससे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो? दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ठीक है, एंड दैट्स द थिंग व्हिच विल बी डिस्कसिंग अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. अब देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तो पास हुआ 2005 में. ठीक है, but information as a part of Article 19 of the Constitution was recognized back in the year 1986, and it was the case of Mr. Kulwal versus Jaipur Municipal Corporation of 1986, wherein the Supreme Court recognized that information is a part, or right to know is a part of Article 19(1)(a) of the Constitution of India, which gives us freedom of speech and expression. क्योंकि किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट that the person should have access to the information on the topic as well. अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आप किसी भी टॉपिक पे इफेक्टिवली अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कैसे ही एक्सरसाइज करो, राइट? And therefore, in the case of Mr. Kulwal versus Jaipur Municipal Corporation, the Supreme Court directed that freedom of speech and expression provided under Article 19 of the Constitution clearly implies right to information, as without information, the freedom of speech and expression cannot be fully utilized by the citizens. कि citizens उस freedom of speech and expression को effectively utilize ही नहीं कर सकते, fully utilize ही नहीं कर सकते जब तक उनके पास information ना हो. ठीक है, तो कुलवल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में राइट टू नो या राइट टू इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज किया गया एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये रिसेंटली मल्टीपल इश्यूज में यूटिलाइज किया जा चुका है for laying down guidelines with respect to the elections. जैसे इलेक्शंस में आप देखते हो कैंडिडेट्स nowadays are required to give information regarding their educational background, regarding their assets, regarding their criminal antecedents, है ना? क्योंकि राइट टू वोट भी एज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन ही है. ठीक, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया उसी आर्टिकल 19(1)(a) के राइट टू इंफॉर्मेशन के पार्ट पर. अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस किया शांति एक्ट वाला, उसमें भी राइट टू इंफॉर्मेशन आया. ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने 2005 में. ठीक है, which was one of the major step towards ensuring transparency and accountability in the system. So the primary objectives with which RTI Act was passed back in the year 2005 was to empower the citizens, to promote transparency and accountability in the system, to contain corruption, to enhance people's participation and democratic process. इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ 2005 में. ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अब सिटीजन्स को ज्यादा इंफॉर्मेशन दोगे तो सिटीजन्स एम्पावर्ड होंगे, सिटीजन्स के पास इंफॉर्मेशन होगी. अगर मैं आज की डेट में किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पूछ सकता हूँ कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, दैट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड कंटेन्स करप्शन, which in turn enhances people's participation and their trust in the democratic process as well. So these were the objectives with which the RTI Act was passed. ठीक है, अब RTI Act के अंदर आप इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हो. इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? ठीक है,
So information is defined under section 2F of the RTI Act. ठीक है? And information means any material in any form. वो कोई भी मटेरियल हो सकता है किसी भी फॉर्म में, इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइसेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉगबुक्स, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form, and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force. तो इंफॉर्मेशन में ये सारी चीजें आती हैं। वो किसी भी तरीके का मटेरियल हो सकता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रिकॉर्ड हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, मेमो हो, ईमेल जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपस में पास कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स हो गए, मेमोज हो गए, ठीक है, प्रेस रिलीज हो गई, सर्कुलर हो गए, ऑर्डर्स हो गए गवर्नमेंट के, लॉग बुक्स हो गई, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, पेपर्स हैं, सैंपल्स हैं, कुछ भी, और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रिकॉर्डेड हो या वो ऐसी किसी भी प्राइवेट अथॉरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, प्राइवेट बॉडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो पब्लिक अथॉरिटी अपने पास एक्सेस कर सकती है, इन सारी चीजों को इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में माना है। ठीक है, और इसी इंफॉर्मेशन को आप सीक कर सकते हो, यू कैन सीक दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। सो यू हैव बीन गिवन अ राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ये सारी इंफॉर्मेशन जो अभी हमने सेक्शन 2F के अंदर देखी ना, यू कैन एक्सेस दीज इंफॉर्मेशन। अब एक्सेस किस तरीके से कर सकते हो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को? भाई आप जाकर उस वर्क को इंस्पेक्ट कर सकते हो, आप उसकी कॉपी ले सकते हो, है ना, आप उसके सर्टिफाइड सैंपल मंगा सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो जाकर उन डॉक्यूमेंट्स के, इन्हीं सारी तरीके से आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। सो व्हेन वी से दैट यू हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन, you have a right to access these information actually, and these can be methods in which you can access that particular information. Okay, so what is right to information? That is defined under section 2J of the RTI Act. So the information is accessible under this act, which is held by or under control of any public authority and includes the right to, आप access कर सकते हो, and you have a right to inspection of work, documents, records, आप जाकर उन डॉक्यूमेंट्स को, उन रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो। टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, आप उनकी सर्टिफाइड कॉपीज ले सकते हो, आप उनके नोट्स बना सकते हो जाकर। टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ द मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो उसके सैंपल को ले सकते हो आप। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्केट्स, फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियो कैसेट्स और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू प्रिंटआउट्स वेयर सच इन्फॉर्मेशन is stored in a computer or in any other computer device or in any other device. So when we say that you have a right to information, which means that the information is accessible to you and you have a right to do all these things in relation to that information. ठीक है, but you can only seek information from a public authority. आप ऐसे हर किसी से information नहीं मांग सकते हो जाकर। जैसे लीगल एज इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यू कैन नॉट फाइल एन RTI अगेंस्ट द लीगल एज। ठीक है, बट लीगल एज की अगर कोई इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास, आप गवर्नमेंट से वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। ठीक है, बिकॉज देन दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन एज सच, बट द जनरल रूल इज दैट यू कैन सीक एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। नाउ व्हाट इज द पब्लिक अथॉरिटी? दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2H ऑफ द एक्ट। ठीक है, दिस वाज द प्राइमरी इशू कि क्यों BCCI को भी वहां पर हमने RTI एक्ट के अंदर नहीं लेकर आए। सो पब्लिक अथॉरिटी बेसिकली मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन of self-government established or constituted by or under the constitution, by any other law made by the parliament or state legislature. तो ऐसी कोई भी authority, ठीक है, which is constituted or established by the Constitution of India or by any other statute, मतलब constitutional bodies और statutory bodies आपकी पब्लिक अथॉरिटी की कैटेगरी में आएंगी, आप उनसे इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हो। बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स एनी बॉडी which is owned, controlled or substantially financed by the government or non-governmental organizations substantially financed directly or indirectly by the funds provided by the appropriate government, and control के बेसिस पे, फंक्शनिंग के बेसिस पे, फाइनेंस के बेसिस पे इन बॉडीज को आप पब्लिक अथॉरिटी की कैटेगरी में मानते हो, which are either owned, controlled or substantially financed, or the NGO which is receiving substantial funds from the government. These are the entities which will come under the category of public authority. And public authority से ही सिर्फ आप information seek कर सकते हो under the RTI Act. ठीक है,
अब बीसीसीआई की सिचुएशन में क्या था कि ना तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, ना ही उसे लॉ ने बनाया, neither it is substantially financed, owned or controlled by the government, and therefore the Central Information Commission recently ruled that BCCI is not a public authority under the RTI Act, and therefore we don't have a right to seek information from the BCCI. ठीक है? So these were the important topics. Other than these topics, आपका डाउरी डेथ वाला इशू वो एक रेलेवेंट टॉपिक था, डाउरी रिलेटेड प्रोविजंस वो आपका एक रेलेवेंट टॉपिक था, उसको कवर कर लेना, एंड दैट इज इट फॉर द मंथ ऑफ योर मे. ठीक है? Other than that, certain important updates. So the Great India GK Tour, your season 1 is currently leg 1. The first leg is currently on the go. ठीक है? Which is 10x bigger, better and grander. There are 39 cities in 9 states. So registration is mandatory to attend these sessions. 6th, 7th और 8th का ये शेड्यूल चल रहा है. रजिस्ट्रेशन फ्री है. रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगी. तो फर्स्ट शेड्यूल के या फर्स्ट लेग के बाद सेकंड लेग के लिए रजिस्टर करना है तो उस चीज के थ्रू आप कर सकते हो. सेकेंडली, द यूट्यूब शेड्यूल ऑफ एली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, which is there to help you out in your preparation. So daily newspaper analysis, the big news every Thursday on 6 p.m. Indian Express explained every Friday on 7 p.m. and weekly legal affairs every Monday at 5:30 p.m. इनको आप अटेंड करते रहो. This is important. Other than that, the CLAT Toppers Tour is also going on, wherein there are limited seats, so you can register for the same as well. ठीक है? इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी. ठीक है? बाकी रेस्ट आज के लिए इतना ही. आई होप द टॉपिक्स आर क्लियर. बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, एंड विल मीट सून. राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच. बाय बाय. बाय.